नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। पहले हमने देखा था कृषि क्षेत्र जो है वो ऐसा उसका कैसा स्वरूप है, किस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं और आज हम देखेंगे उद्योग। उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं होती, किस प्रकार का वो स्वरूप है और किस प्रकार से हमारे देश की स्थिति है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और किस प्रकार से उन्हें दूर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो हमने देखा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो उद्योग क्षेत्र है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। और जैसा कि उद्योग के नाम से आप परिचित होंगे, उद्योग का अर्थ है कल कारखानों से बना हुआ, मशीनों से निर्मित अलग अलग प्रकार की चीज़ों का कार्यक्रम जो होता है उसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही बड़ा उद्योग क्षेत्र होता है और जैसा कि आप जानते हैं उद्योग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, साथ ही साथ देश के विकास में भी। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उद्योग विभाग लगातार श्रम करता है और इसमें लगे हुए लोग जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक तौर पे कृषि के उत्पाद निकलते हैं और अन्य प्रकार की खदानों और अन्य स्थानों से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। उन्हें परिष्कृत कर एक अच्छे रूप में लाकर लोगों के उपयोग के लिए बनाना, पैकेजिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, वो होता है उद्योग क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में, जैसा कि आपने नाम से ही समझ गए होंगे कि उद्योग जो होता है, उद्योग एक तरह से व्यावसायिक तौर पे किया जाता है, पैसे का लेन देन होता है। बहुत हद तक इसके जो कार्यक्रम होते हैं, काम प्रणाली होती है, वो पूरी तरह धन से जुड़ी होती है, अर्थात पैसा या पूंजी। सबसे बड़ा इसमें बात आती है पूंजी की। और जैसा कि हम जानते हैं जब भारत की आज़ादी हुई थी उस समय पर बहुत सारे उद्योग धंधे नहीं थे। 80% जो जनता थी देश की वो थी ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण थे। ये था आज़ादी के समय। और इस समय पर कुल मिलाकर सिर्फ 11% लोग थे जो उद्योग धंधों में काम करते थे। तो शहरी आबादी थी, चूंकि जीवन जीने के लिए लोगों को अलग अलग तरह का कार्य करना पड़ता था, तो 11% लोग जो थे वो उद्योग में कार्यरत थे। और ये कैसे उद्योग थे? मुख्य तौर पे कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग और कुछ ही बड़े उद्योग थे, जैसे जूट का, सूती का, वस्त्र का और इस्पात का कारखाना, लौह इस्पात वगैरह जो हैं उनका काम होता था। और ये जो क्षेत्र था ये बहुत हद तक संगठित भी नहीं माना जा सकता उस समय के हिसाब से, क्योंकि नियम कानून और बहुत सारी व्यवस्थाएं उस समय बहुत अच्छी तो नहीं मानी जा सकती। चूँकि देश आज़ाद हुआ था और उस समय फिर इस चीज़ों को देखा गया और धीरे धीरे इस दिशा में बहुत सारे काम किए गए। हम देखते हैं कि उस समय के हालात क्या थे। जो हालात थे उसे हम एक आलेख से समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है उस समय पे जो कार्यरत लोग थे वो लगभग 11% लोग थे जो कि रोजगार करते थे। रोजगार उस समय 11% था कुल आबादी का। और उस समय पे जो जीडीपी होता था, अर्थात जो कुल उत्पाद होता था, वो होता था 17%। कुल जीडीपी का 17% होता था ये जीडीपी का हिस्सा। तो टोटल घरेलू जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन जो होता था, कुल जो उत्पादन होता था देश के अलग अलग चीज़ों में, तो ये 17% होता था। अब आज़ादी के बाद बहुत सारे काम किए गए, धीरे 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 धीरे, और ये स्थिति थी आपकी 50-51 के आसपास, अर्थात 1950 51। फिर जब दोबारा इसे अभी देखा जा रहा है आज के समय में 2009-10 में, तो इसमें अभूतपूर्व प्रगति हुई है जीडीपी में। चूंकि जीडीपी जो होता है पैमाना होता है किसी भी क्षेत्र की आगे बढ़ने वाले प्रगति और विकास को देखने का। तो आज के समय में जीडीपी जो हो गई है वो है 28%। ये कुल जीडीपी का 28% है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती कि बहुत विकास हुआ है, 17 से 28% हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और हुआ है, जो रोजगार है वो सिर्फ 22%। अर्थात जिस तरह से
कामकाज बढ़ा है, जो योगदान बढ़ा है, लेकिन उसके बाद 22%, 11% से डबल हो गया 22%, और ये 17% से बढ़ के हो गया 28%। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रोजगार डबल हो गया कुल जनसंख्या का। और इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से योगदान होना चाहिए था वो कुछ हद तक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को रोजगार अभी भी नहीं मिला हुआ है, और ये ग्राफ ये भी प्रदर्शित करता है कि हमारी जो रफ्तार है रोजगार देने की वो आज की स्थिति में डबल हो गई है। और लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग, चूंकि हमने पहले देखा था जो कृषि क्षेत्र है वो कुल जीडीपी का 15%, और बाकी आता है आपका उद्योग से और सेवा से। तो इसमें आप देख सकते हैं 15% हिस्सा जीडीपी का 2009-10 की स्थिति में जो आंकड़े सरकारी ओर से जारी होते हैं उसमें हमने देखा 15% है कृषि का, 28% है उद्योग, और बचा हुआ हिस्सा जो है वो आता है सेवा क्षेत्र से। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी 53% आबादी है वो यहाँ पे है कृषि में, और 22% आबादी इस क्षेत्र में। अर्थात आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर ये आप दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 75% आबादी इन दो सेक्टर्स में है, और बचा हुआ जो 25% है वो आपके चिकित्सा और अन्य प्रकार की सेवाओं में शामिल होता है। तो ये है कुल इसका लेखा जोखा। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ है। चूँकि आज़ादी के बाद बहुत सारे काम किए गए, बिजली स्टेशन की स्थापना की गई, साथ ही साथ बहुत सारे उद्योग स्थापित करने के लोगों को प्रोत्साहित किया गया, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और उद्योग जगत बहुत आगे बढ़ा। क्योंकि जीडीपी आज के समय में बहुत बढ़ चुका है, तो इसके कारण से बहुत हद तक लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है, और देश की तरक्की में ये लोग बहुत हद तक सहायक हुए हैं। आज़ादी के पश्चात सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, और वो कदम आप इन प्रकार से समझ सकते हैं कि बिजली, खनिज, धातु, इन सेक्टर्स में काम करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया गया, और ये कोशिश की गई कि आधारभूत उद्योग जो हैं वो अधिक से अधिक लोग करें। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? ये उद्योग उस प्रकार के उद्योग होते हैं जहाँ पे बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे मानव बल की आवश्यकता होती है, लंबे समय तक निर्माण कार्य किया जाता है, कल कारखानों का, मशीनरी का बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो इसको करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है कि वो खुद होकर इसे स्थापित करे। जैसे बिजली घर की स्थापना, उदाहरण आप देख सकते हैं। बिजली घर की स्थापना करने के लिए आपने बहुत सारे बिजली घरों के बारे में सुना होगा। बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, भूमि की आवश्यकता होती है, संसाधन चाहिए होते हैं, जिसे कच्चा माल भी कहा जाता है, साथ ही साथ मशीनों की आवश्यकता होती है, और इन सबसे बढ़कर एक बड़ी बात पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना सरकार के वश में होता है, और इनको स्थापित करने में ही 5 से 10 साल लग जाते हैं स्थापना में। तो यदि कोई छोटा व्यापारी है, छोटा पूंजीपति है, या अन्य प्रकार के लोग हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो 5 से 10 वर्ष सिर्फ स्थापना में लगा दें। लाभ तो उसके बाद होगा, उत्पादन उसके बाद होगा। तो सरकार की ओर से प्रयास किया गया, और बहुत सारे लौह इस्पात के, बिजली कारखाने और सीमेंट इत्यादि के बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सरकार की ओर से लगाए गए, और सरकार ने कोशिश किया कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल सके। इस प्रकार के जो बृहद कार्यक्रम होते हैं उसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया। उसके बाद जो आज़ादी था उसके बाद सुधारों का दौर चला, और उन सुधारों के दौर में क्या हुआ, उनके नियम बनाए गए कि कौन व्यक्ति कारखाने स्थापित कर सकता है, क्या नियम होंगे। और एक चीज़ का और ध्यान दिया गया कि जो पूंजीपति लोग हैं
उनको कुछ ऐसे उद्योग थे जो कि आम लोग करते थे, घरों में कर सकते थे, छोटे स्तर पे कर सकते थे। उन स्थानों से बहुत बड़े-बड़े पूंजीपतियों को रोकने के लिए नियम बनाए गए, सुधार किए गए नियमों में। सुधार का दौर आया और इन सुधार के दौर में बहुत सारे नियम बनाए गए, जैसे कि जो छोटे कर्म लोग हैं उनको हैंडलूम, खादी और अन्य प्रकार की चीज़ें जो होती है, छोटे स्तर की चीज़ें, उनसे इस प्रकार से रखा गया कि बड़े उद्योगपति उन चीज़ों को ना कर सके। तो समय के साथ साथ औद्योगिक नीति जो बनाई गई थी, कुछ नियम बनाए गए थे, साथ ही एक लाइसेंस प्रक्रिया भी बनाई गई थी कि लोगों को अपना कल कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। और सबसे बड़ी परेशानी इसी में थी, जब सुधारों का दौर चल रहा था आज़ादी के बाद, तो लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था अलग अलग चीज़ों की स्थापना करने के लिए। और धीरे धीरे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई। जो लोग पहुंच वाले थे, पहचान वाले थे, उन्हें लाइसेंस आसानी से मिलता था, लेकिन जो सामान्य लोग थे उन्हें लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता था, तो वो अपना व्यापार उद्योग स्थापित नहीं कर पाते थे। छोटे व्यापारी जो थे, छोटे व्यापारी और उद्योगपति, इसमें पीछे रह जाते थे और इसी कारण से वो अपने कार्यक्रम की स्थापना नहीं कर पाते थे, अपने संसाधन नहीं लगा पाते थे। तो इस कारण से प्रारंभिक दौर जो था, तो उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई। तकनीकी उस समय पे बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तकनीक जो थी, मशीनरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोगों को काम करना पड़ता था। इसी प्रकार के हालातों में बड़े उद्योगपति लाइसेंस ले लेते थे और साथ ही साथ वो अपना कल कारखाना स्थापित कर लेते थे। तो प्रतिस्पर्धा उस समय पे बहुत नहीं होती थी, क्योंकि लाइसेंस की प्रक्रिया से ही बहुत लोग छट जाते थे। उद्योगपतियों का एक अधिकार होने लग गया था उस समय पे, बड़े उद्योगपतियों का। और जहाँ पे एकाधिकार की बात आती है तो फिर मनमानी चालू हो जाती है। लोग अपने हिसाब से नियम बनवाते हैं, कानून बनवाते हैं और फिर बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं और फिर छोटे उद्योगपतियों को बड़े उद्योगपति आने ही नहीं देते, क्योंकि उनका एक छत्र राज हो जाता है उस तरीके से। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया होने के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई और फिर घाटा का दौर शुरू हो गया। तो घाटा बहुत दिन तक चला और इसके बाद 1990 में ये महसूस किया जाने लगा कि ये जो नियम हैं, ये जो तरीके हैं, इनसे काम करने पे बहुत लॉस होगा। तो फिर सुधारों की प्रक्रिया 1990 से प्रारंभ हो गई। 1990 का समय जब आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सुधरने लगी, चूँकि आयात निर्यात में छूट दे दी गई। जो छोटे व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्हें भी प्रोत्साहन मिला। साथ में निजी जो क्षेत्र थे, उन्हें भी भारत में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, प्रशासन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। और साथ ही साथ लाइसेंस प्रक्रिया जो थी, ये लाइसेंस प्रक्रिया जो ये समाप्त कर दी गई। जैसे ही लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त हुई, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। साथ ही साथ जो सरकारी कल कारखाने थे, उन्हें सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया। निजी लोग जो थे, अर्थात पूंजीपति लोग जो थे, उन्होंने इन उद्योगों के लिए अपना धन प्रदान किया। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा जब बढ़ गई, तो सरकारी उद्योगों को भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिला और फिर एक तरह का माहौल बन गया और उदारवादी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो उद्योग, कल कारखाने और सूचना तथा संचार के क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। विदेशी निवेश भी आया, तो पूंजी आ गई। जो पूंजी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता हर उद्योग में होती है। पूंजी जो थी वो आने लग गई और इसके कारण एक तरह से सुधार का दौर हुआ और हालात कुछ ठीक लगने लगे। इसमें क्या होता है, प्रक्रिया तो प्रारंभ हुई, लेकिन कुछ समस्याएं थी जो कि उस समय पे बढ़ने लग गई। चूंकि उद्योग थे, तो उस समय पे हमने देखा 50-51 में, 1950-51 में रोजगार था 11% और 2009-10 में ये हुआ 22%। रोजगार की बात करें तो
अब यहाँ पे रोजगार इतना कम क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे कल कारखाने लगे, पूंजीपति आए और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन व्यापार जो है वो 22% तक ही पहुंचा। चूंकि 1990 में सुधारों की प्रक्रिया चालू हो गई थी, उदारीकरण चालू हो गया था, उसके बावजूद 22% ही रोजगार लोगों को मिला। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था मशीनरी का आना, कल पुर्जों का आना, साथ ही साथ कंप्यूटराइजेशन। तो जो उद्योग थे, मशीनीकरण उस समय बढ़ गया बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन का तरीका बदल रहा है, सारी चीज़ें मशीनों से करनी पड़ रही है। क्योंकि मशीनें आ गई हैं तो लोग कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। तो वो जो कर्मचारी हैं, तो जैसे 1991 से 2005 तक उत्पादन 5 गुना बढ़ा। एक स्टील कारखाने का उदाहरण दिया गया है, तो वहाँ पे उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन लोगों की छटनी कर दी गई। चूँकि छटनी क्यों की गई? क्योंकि मशीनरी आ गई। मशीन आने के बाद एक काम जो है वो जैसे 100 लोग मिलकर करते हैं, तो उसी के स्थान पर 4 या 5 लोग मिलकर उस काम को कर सकते हैं। सारी मशीनरी लग जाती है। जैसे आप सिंपल सा एक उदाहरण देखेंगे, जैसे आम का जूस बनाना है, तो ये आम होता है, जो आम है उसका जूस बनाने के लिए उसे बॉटलिंग किया जाता है, बॉटल में भरा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो छटनी की प्रक्रिया होती है वो तो प्रारंभ में मनुष्य होते हैं, लेकिन बाद का काम जो है पूरा मशीनों के द्वारा किया जाता है, और फिर उसके बाद पैकेजिंग होके वो बॉटल बन के बाहर। अब इसी प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि यदि ये मशीन नहीं होता तो यहाँ पे कई लोग होते जो उसका रस निकालते, उसकी मिक्सिंग करते, फिर उसको साफ करके बॉटल में भरते, फिर उसको पैकेजिंग करते। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एक छोटा सा उदाहरण है जिसमें 4 या 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के लगने से उसने मशीन को ऑपरेट किया। चूँकि कंप्यूटर थे उसके पास, तो उसने कंप्यूटर को ऑपरेट किया, और फिर इसके द्वारा पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है, तो वो काम आसानी से हो सकता है। तो ये एक छोटा उदाहरण है। ऐसा ही बहुत बड़े बड़े कारखाने में मशीनें बनी हुई हैं जो कि सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देती। ऑटोमेटेशन एक ऑटोमेशन अर्थात पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज कर देना। और ऑटोमेशन शब्द का जब से प्रयोग हुआ है तब से रोजगार के अवसर जो हैं वो घट गए हैं। ऑटोमेशन अर्थात पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज कर देना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा नुकसान लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। ऑटोमेशन लोगों को रोजगार वंचित कर देता है रोजगार से, और सारी चीज़ों में क्वालिटी तो सुधर जाती है चीज़ों की, लेकिन लोगों का रोजगार इससे छीन जाता है बहुत हद तक। ये बड़ा कारण है ऑटोमेशन। तो इसके साथ साथ कुछ उपक्षेत्र भी हैं। उद्योग के क्षेत्र क्या होते हैं? उद्योग के बहुत सारे क्षेत्र हैं। उद्योग है उसके कई हिस्से होंगे। पहला तो आपका विनिर्माण होगा। विनिर्माण अर्थात वस्तुओं को बनाना। बिजली उद्योग होगा, बिजली पैदा करना। इसके साथ साथ कच्चा माल निकालने का जो प्रक्रिया होता है बहुत हद तक वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो विनिर्माण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो गैस होता है, गैस प्रबंधन, जल का प्रबंधन, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनका लिस्टिंग करना मुश्किल है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनके आधार पर उद्योग चलता है। तो जो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, उद्योग के अलग अलग सेक्टर्स आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्पादन है वो किस प्रकार से बढ़ता है? तो जो उत्पादन है, हम एक उदाहरण देखते हैं। तो एक तरह से ग्राफ इस तरह से जाता है, कहीं भी हम विनिर्माण क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, गैस क्षेत्र, तो वो अपवर्ड जाता है, इस प्रकार से चलता है। तो इसके साथ साथ इसी प्रकार से लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। एक मानी हुई बात है कि यदि आपका रोजगार इस तरह से चल रहा है, लेकिन आज के समय में प्रक्रिया ये हो गई है, इस प्रकार से चल तो रहा है, लेकिन जो ये आप समझ सकते हैं कि ये उनका विकास दर है, अर्थात कुल उत्पादन जो होता है
या जीडीपी जिसे कह सकते हैं उस सेक्टर का जीडीपी है। लेकिन जो रोजगार है वो कुछ स्लाइटली नीचे चल रहा है। इस तरह से ज्यादातर क्षेत्रों में यही बात है, क्योंकि मशीनरी आ गई है, उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही साथ लोगों का जो रोजगार है वो कम हो रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। किसी भी देश में जो उत्पादन होता है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि रोजगार किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो जो खाद्य क्षेत्र है, खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है, तो वहां पे देख सकते हैं कि 2007-8 में कुल रोजगार जो थे 15 लाख लोगों के पास थे। 8-9 में इस प्रकार से हम हर साल का देखेंगे, 9-10 है, 10-11 है, इस प्रकार से ये हम अनुमान लगाएंगे कि ये कितना था लगभग। तो ये 15.5 लाख हुआ, ये 16 लाख हुआ 9-10 में। इसी प्रकार ये आगे बढ़कर फिर 16.5 लाख पहुंचा, और फिर उसके बाद 2011-12 में ये फिर बढ़कर पहुंच गया 17.75 लाख। तो ये हर साल कुल मिलाकर लोगों के रोजगार बढ़ने का तालिका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर साल लगभग 1 लाख, ये 50,000 के आसपास बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है 11-12 में, चूँकि ये एक तरह का पैमाना हो सकता है कि रोजगार के अवसर जो हैं ये किस प्रकार से हो रहे हैं। चूँकि जो खाद्य उद्योग है वो बहुत फलता फूलता और बढ़ता हुआ व्यापार है, तो इसमें जो लोगों को रोजगार है वो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत है कि इस प्रकार से यदि रोजगार मिलेगा तो बहुत हद तक लोगों का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है और मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग होता है तो उससे परेशानी होती है। और ये जो उप क्षेत्र हैं, तो उप क्षेत्र बहुत सारे हैं। जो विनिर्माण का क्षेत्र है, जहाँ पे जो कुल जीडीपी है उसका 16% है, जिससे 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। विनिर्माण में मुख्य तौर पे बिजली, गैस, ये सब हमने देखा कि ये चीज़ें जो हैं, ये विनिर्माण क्या होता है, चीज़ों को बनाने का जो तरीका होता है वो विनिर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे खाना बनाना और अन्य प्रकार की चीज़ें जो होती है, फूड क्षेत्र है और इस प्रकार के क्षेत्र है, तो ये सब विनिर्माण में आएंगे। इस्पात है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है वो बहुत हद तक लोगों को जीवन जीने में सहायक होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी होती है जो उद्योग जगत में आती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, चुनौती या परेशानी जो कि इस क्षेत्र में आती है, सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। हम सभी जानते हैं कि उद्योगों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि हम चीज़ों को इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि उन्हें साफ करके और नए रूप में ढाला जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है कि जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मशीनें ईंधन से चलती हैं, मशीनों में ईंधन का प्रयोग किया जाता है, और जब ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो उससे धुएँ निकलते हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं और साथ-साथ अपशिष्ट भी निकलता है, चूँकि चीज़ों को साफ़ किया जाता है, धोया जाता है। फैक्ट्री के मशीनों से भी गंदा पानी और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जो कि प्रदूषण फैलाती हैं। इसके साथ-साथ वायु प्रदूषित होता है, गंदा पानी के कारण ज़मीन प्रदूषित होता है, तो जल जो है, वायु है, पृथ्वी है, सभी जगह प्रदूषण फैल जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो हानिकारक प्रदूषण होता है ये भी। यदि सिंपल चूल्हे में अगर खाना इत्यादि पकाया जाए तो साधारण धुआं निकलता है, लेकिन केमिकल्स और ईंधन का अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने से जो फैक्ट्री है उसमें हानिकारक धुआं और गैस निकलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, साथ ही साथ फसलों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। पूरे वातावरण में इसका प्रभाव होता है। और इसके अलावा एक और परेशानी है, भूमि का नुकसान होता है।
जैसा आपने देखा होगा कि फैक्ट्री इत्यादि लगाने के बड़ी बड़ी ज़मीनों को लिया जाता है। बहुत बड़े बड़े स्थान पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं जिससे जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, वो अनुपजाऊ हो जाती है और वहाँ पे इन चीज़ों को किया जाता है, तो भूमि का भी नाश होता है। इसके अलावा विस्थापन होता है। विस्थापन का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता है। जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक फैक्ट्री है जहाँ पे रासायनिक धुआँ निकलता है, तो उसके कारण लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जिन क्षेत्र के किसानों का ज़मीन इत्यादि लिया गया है कल कारखाने स्थापित करने के लिए, उन लोगों को दूसरी जगह जाके बसना पड़ता है। कुछ फैक्ट्री इत्यादि की ओर से ये व्यवस्था तो दी जाती है कि उन्हें अलग जगह पे कहीं घर इत्यादि बना के दिया जाए, लेकिन अपनी जगह, अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना बहुत ही तकलीफ़दायक होता है। तो इसका सामना लोगों को करना पड़ता है, दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। विस्थापन होने के बाद रोज़गार और अन्य अवसर जो है खेती किसानी करके लोग अपना घर चलाते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे फैक्ट्री बन गई तो दूसरी जगह जाके वो कौन-सा काम करेंगे, क्या करेंगे? एक प्रश्न होता है जिससे लोगों को जूझना पड़ता है। इसके साथ-साथ लोगों को अपनी जो सिक्योरिटी है, उनकी कुल उम्र जो है अर्थात आयु कहना चाहिए, वो भी बहुत सारे उद्योगों में घट जाती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। यदि इस प्रकार का कारखाना है जहाँ पे धुएँ होते हैं और अन्य प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं जिससे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और इसके कारण कुल उनका जो काम करने का तरीका है हतोत्साहित हो जाते हैं। साथ ही साथ उद्योगों के लिए मशीनीकरण मशीनीकरण का विरोध करना भी एक बड़ी समस्या है। लोगों के द्वारा ऑटोमेशन किया जाता है, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत होते हैं, वो हमेशा ऑटोमेशन का विरोध करते हैं, क्योंकि इस ऑटोमेशन के होने के बाद उनके रोज़गार के अवसर कम हो जाते हैं, उनको कम आय मिलने लगती है। साथ ही साथ उनकी जो पूछ-परख है, जो उनका वर्चस्व है, वो भी समाप्त होने लगते हैं। जो श्रमिक संगठन इत्यादि होते हैं, जो कि फैक्ट्रियों में रहते हैं, उद्योग में होते हैं, वो भी इसका विरोध करते हैं कि अधिक से अधिक मशीनीकरण ना किया जाए, एक सीमा तक किया जाए और उसके बाद सभी इसका विरोध करने लगते हैं। जैसे कि सरकारी कर्मचारी जो होता है, वो उसकी एक समय सीमा होती है, जैसे अगर उसका टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक या साढ़े 5 बजे तक, तो ये व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी है तो वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन उद्योग धंधों में, बहुत सारे उद्योग धंधों में यह हालात नहीं होते। दो तरह के उद्योग होते हैं, एक तो होते हैं संगठित उद्योग, दूसरा होता है असंगठित उद्योग। तो इसका हम अंतर देखेंगे, ये किस प्रकार से होता है और उनकी भी परेशानियां होती है। तो जो संगठित उद्योग होता है वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून बने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं जो कि नियम इत्यादि सुनिश्चित करते हैं। सरकार की ओर से भी बहुत सारे नियम कर्मचारियों के लिए बनाए गए जो उद्योगों में काम करते हैं, तो ये नियम कानून उन पे लागू होते हैं। यदि अधिक काम वो करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम मिलता है। कंपनी का लाभ होने पर बोनस भी मिलता है। कुछ कंपनियों में इस प्रकार की पॉलिसी होती है कि उन्हें जीवन बीमा का लाभ मिलता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर पेंशन की भी व्यवस्था होती है। इसके अलावा बहुत सारे उनको कपड़े और वेतन वेतन छुट्टियां, इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं और बहुत हद तक उनका जीवन एक तरह से संगठित और सुरक्षित माना जा सकता है कि इस प्रकार से हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपकी गारंटी रहती है, बिना किसी कारण से जो कर्मचारी को है उसको नौकरी से नहीं निकाला जाता।
सबसे बड़ी बात यही होती है, नौकरी की गारंटी की अचानक उसे काम से नहीं निकाला जाएगा, और कभी निकाला भी जाएगा तो बहुत बड़ा रीज़न होगा, तब उसको कार्यवाही प्रक्रिया चलाकर किया जाएगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो है, असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो लगभग 70 से 80% लोग असंगठित असंगठित क्षेत्रों में आते हैं, जिनके लिए बहुत बड़ी परेशानियां हैं। ओवर टाइम, बोनस, जीवन बीमा, पेंशन, छुट्टी, साथ ही साथ जॉब की गारंटी, इनमें से लगभग कोई चीज़ उनको नहीं मिल पाती। बहुत कम क्षेत्र होते हैं, बहुत कम स्थान होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों पे विचार किया जाता है। लेकिन बहुत हद तक ये चीज़ें सरकारी नियंत्रण से भी बाहर होती हैं। यदि किसी को इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसे दिलाया जा सके। इनको वेतन भी कम मिलता है, चूँकि इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, तो कर्मचारियों को वेतन इत्यादि भी बहुत कम मिलता है। और छोटे-छोटे काम जैसे होते हैं या ठेकेदारी इत्यादि होते हैं, यहाँ पे ठेकेदारी की बात आती है। ठेकेदारी प्रथा जो है, ये भी बहुत हद तक प्रभाव डालती है। बड़े ठेकेदार जो होते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में बहुत हद तक अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं, जिससे कर्मचारियों को, जो उस क्षेत्र पे लोग हैं, उनको काम करने में भी दिक्कत होती है। बहुत हद तक जो ठेकेदार होते हैं, बहुत सारे कामों को अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं, और उसके कारण दूसरे लोगों का काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है संगठित और असंगठित क्षेत्र। इसका आप ज़रूर अंतर देख लीजिएगा, अंतर याद रखिएगा। अंतर बहुत बड़े-बड़े हैं, जो कि याद करने लायक भी हैं। तो ये हैं मुख्य परेशानियाँ जो कि उद्योग जगत की होती है, और इनसे निपटने के लिए बहुत सारा उनको काम करना पड़ता है। उद्योग क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे कि पूरे देश का निर्माण कार्य होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैकेजिंग होती हैं, चीज़ें सही तरीके से बन के आती हैं, और उसका हिसाब किताब इस प्रकार से है कि वो रोज़गार तो 22% आज की डेट में 2009-10 की स्थिति में है, और आने वाले समय में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्षेत्र में और भी लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। चूँकि जो खेतों में काम करने वाले हैं, उनको भी बहुत आवश्यकता है कि चूँकि ज़मीनें सीमित है, ज़मीनें बढ़ेंगी नहीं जो ज़मीन आज की स्थिति में है, तो जो लोग उन पे आश्रित हैं, उन्हें रोज़गार से दिया जाए, इस प्रकार के उद्योग धंधों में लाया जाए या सेवा क्षेत्र में लाया जाए, तो उससे अधिक से अधिक हमारा जो जीडीपी है, अर्थात प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगा। क्योंकि प्रोडक्शन का मुख्य कार्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो उद्योग क्षेत्र है वो करता है। बहुत सारे नियम होते हैं उद्योग क्षेत्रों के लिए, सरकार की ओर से बहुत सारी सब्सिडी और सहायताएं भी दी जाती हैं, और अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि इस क्षेत्र को बहुत आगे तक ले जाया जाए। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप में उद्योगों के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतने साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिसमें आप क्लिक करेंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी हैं, आपके काम की हैं। तो तब तक के लिए मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।